निष्ठा ने पलट कर देखा तो अध्याय उसके सामने खड़ा था। वह ठीक से बैठी और सामने देखने लगी। वह काफी शांत हो चुकी थी। अध्याय भी यह देख रहा था। उसके पास आकर बैठा और आराम से बोला, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा ठंड पड़ने लगी है, अब सर्दी हो जाएगी तुम्हें। उसके इतना कहते ही यह निष्ठा की आंखों में नमी भर आई। उसने अध्याय को देखा और अगले ही पल वह उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसे कस के अपने आगोश में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोला, क्यों टेंशन ले रही हो यार? सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा तो है सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी का कारण अध्याय समझ ही नहीं पा रहा था। यह चुप्पी बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे उस वक्त थी जब अध्याय ने उससे शादी की थी। पूरी शादी में उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि वह भी जब अब वो उसे सिंदूर लगाने वाला था। उसके अलावा उसने उससे कुछ भी नहीं कहा था। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अध्याय ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर आया और फिर नीचे उतारते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज करो अब और सो जाओ। कितनी रात हो गई है, वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ मैं। अध्याय पूरी कोशिश कर रहा था उसे नॉर्मल फील करवा सके, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप से चली गई। अध्याय ने एक गहरी सांस भरी और खुद से बोला, तानी क्या कर रही हो? फिर से वैसे ही? नहीं यार, तुम शांत नहीं पड़ सकती। तुम इस तरह से हो जाओगी तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कितनी मुश्किल से तो तुम नॉर्मल हुई, अब फिर से बिल्कुल भी नहीं। वह उसे चुप देख परेशान हो चुका था। निष्ठा चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। अध्याय ने उसे देखा और अपनी साइड जाकर लेट गया। वह उसकी तरफ पीट के लेटी हुई थी। वह कितना ही चाहती, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। एक बार फिर उस पर इल्जाम लग चुका था कि उसने अपनी बहन की खुशियां छीन ली। अपने होने वाले जीजा से उसने शादी कर ली, लेकिन असल में तो किसी ने उससे उसकी मर्जी पूछना ही जरूरी नहीं समझा था। अध्याय ने फैसला सुनाया और सबने मान लिया। उस पर कौन सा प्रकृति की शादी हो चुकी थी, उससे होने वाली थी, हुई तो नहीं थी। ऐसे में अगर उसकी अध्याय से शादी हो गई तो क्या ही गलत था। तभी अध्याय ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और फिर प्यार से बोला, चुप मत रहो निष्ठा। उसने जानबूझकर उसका पूरा नाम लिया ताकि वह कुछ कहे, लेकिन वह नहीं बोली। अध्याय बस उसे देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। निष्ठा ने बस उसकी तरफ करवट बदली और खुद को उसके सीने में छुपाकर आंखें बंद कर ली। अध्याय को लगा शायद सुबह उठेगी, तब तक से वह ठीक हो जाएगी। वह प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। निष्ठा को जल्दी ही नींद आ गई और अध्याय भी थोड़ी देर बाद सो गया। इधर प्रकृति में अगले दिन घर में कोहराम मचा दिया था। उसने अश्विनी जी को देखा और फिर रोते हुए बोली, वह ऐसे कैसे कर सकता है पापा? मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने निष्ठा से शादी कर ली। वह निष्ठा, वह कैसे कर सकती है ये?
वह उसका होने वाला जीजा था ना। उसने उससे शादी कर ली। आप कुछ भी करो, आप अध्याय को मनाओ, वह सिर्फ मेरा है। आप उसे मनाओ, मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूँ ना। वह कैसे किसी से कर सकता है? वह एक ही बात की बस रट लगाए हुए थी। अश्विनी जी भी उसकी बात सुनकर परेशान हो चुके थे और फिर प्रकृति की हार जीत को पूरा करना तो उनकी आदत ही रही थी और इस जिद को पूरा करने के लिए वह मान भी चुके थे। उन्होंने उसे देखा और बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम शांत रहो और रोना बंद करो। उनकी यह बात सुनते ही प्रकृति ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछे और खुश होते हुए बोली, आप सच करोगे? अश्विनी जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वह काफ़ी खुश हो गई। अश्विनी जी वहाँ से अब अध्याय के घर के लिए निकल गए। परी जी और आयुष्मान को तो इस बात की कानों कानों तक खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। वहीं प्रकृति के मन में मन ही मन कहा, अब भी देखती हूँ अध्याय कैसे निष्ठा के साथ रहता है। वह ये सिर्फ मेरा है। उसकी बातों में जिद साफ नजर आ रही थी। पहले उसने जो किया उसे उसका जरा सा भी पछतावा नहीं था, लेकिन अब उसे अध्याय वापस चाहिए था। अध्याय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसने निष्ठा को देखा जो बस ऊपरी मन से दिखावे के लिए सबके साथ थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे फिर से नॉर्मल कैसे किया जाए। प्रकृति की एक बात उसके दिल को इतना गहरा दर्द दे चुकी थी कि वह उठा और बाहर की तरफ बढ़ा कि तभी अश्विनी जी अंदर आए। उन्हें आया देख उसके कदम रुक गए। अश्विनी जी अध्याय के पास आए और बोले, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? अध्याय ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। वैसे भी वह उनसे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। शादी के दिन जो उन्होंने किया था उसके बाद अध्याय के मन से भी वह उतर चुके थे। प्रकृति, वह बहुत ज़्यादा रो रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अध्याय, प्यार करते हो ना उससे? वह भी तो तुमसे प्यार करती है, शादी कर लो उससे। अश्विनी जी बोले। उन्होंने जितनी आराम से यह बात कही, अध्याय के साथ साथ सब लोग हैरान थे। वहीं निष्ठा की आंखों में नमी उतर आई। उसका बाप उसकी आंखों के सामने खड़े होकर उसके पति से कह रहा था कि वह उसकी बड़ी बहन से शादी कर ले। अध्याय ने घूर कर देखा और बोला, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी शादी करने में। यह बोल वह बिना किसी से और कुछ कहे या सुने वहाँ से निकल गया। अश्विनी जी ने निष्ठा को घूरा और उसे देखा और फिर बोले, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है लड़की। अगर कभी मुझे अपना पिता माना है तो मनाओ उसे प्रकृति से शादी करने के लिए। इस बार निष्ठा को गुस्सा आया और उसने खुद को रोका भी नहीं। वह उनके पास आई और गुस्से से बोली, क्यों क्यों मनाऊं? और नहीं माना मैंने आपको कभी पिता, क्योंकि आपने भी कभी मुझे अपनी बेटी ही नहीं माना। जाइए, चले जाइए यहाँ से। यह आपका घर नहीं है जहाँ पर आपकी बात मानी जाएगी। यह मेरा घर है। निकलिए यहाँ से और समझाइए अपनी पागल बेटी को कि जिससे वह शादी करने की
जिद कर रही है वह पहले से ही शादीशुदा है और मेरे पति हैं। वह गुस्से से बोले जा रही थी और सब के सब हैरानी से बस उसे ही देखे जा रहे थे। अश्विनी जी भी हैरान थे। वह अभी कुछ कहते कि वो फिर से बोली, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। आप होते कौन हैं मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर सिंदूरिया। मैं वह भोली मासूम सी निष्ठा आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। मैंने बहुत सुनी है आपकी, हर बात मान ली है। आपकी वजह से मैंने अपना बचपन खो दिया। आपके लिए सिर्फ हमेशा से ही दीने मायने रखे। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था आपकी नज़रों में। तो फिर अब आप किस हक से मुझे कह रहे हैं कि मैं उन्हें मनाऊं? और क्यों मनाऊं मैं? वह आप थे जिन्होंने मुझे उस दिन सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और आज मैं करती हूँ। निकल जाइए मेरे पास घर से और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाएगा। नहीं हो पा रहा आप मेरे पापा, सो जस्ट लीव। उसने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि एक पल के अश्विनी जी तो कांप ही गए। यह उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि निष्ठा से तो बिल्कुल भी नहीं। निष्ठा गुस्से से अभी भी कांपे जा रही थी। किशन जी ने आगे पकड़कर उसे पकड़ अपने सीने में लगाया। निष्ठा की आंखों से आंसू बह गए। किशन जी ने उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, बस बच्चे बस, सब ठीक है। वह उसे प्यार से शांत करवा रहे थे। अश्विनी जी हैरान से अभी भी उसे ही देख रहे थे। किशन जी ने उन्हें घूरा और बोले, सिर्फ उम्र ले लेने से इंसान समझदार नहीं होता है। यह आपने साबित कर दिया। बहुत दुख दे दिया आपने मेरी बेटी को यहाँ आकर। अब बस निकलिए यहाँ से और खबरदार, अगर आपकी वजह से आगे मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अश्विनी जी किशन जी को देखने लगे। इससे पहले वह कुछ कहते, किशन जी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, आराम से चले जाइए, इज्जत के साथ। अश्विनी जी कुछ कह ही नहीं पाए और चुपचाप से वहाँ से चले गए। निष्ठा अब भी किशन जी के सीने से लगी हुई रो रही थी। किशन जी ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से बोले, बस क्यों रो रही हो तुम? अध्याय उससे शादी नहीं करने वाला। उसने तुमसे शादी की है और वह तुम्हारा पति है। और रही बात तुम्हारे बाप की, तो बात तो जिस दिन अकल आ जाएगी उस दिन उनके किए का पछतावा भी नहीं कर पाएगा वह। सैल्वी जी ने निष्ठा को पानी पिलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम निश्चिंत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अब रोना बंद करो। निष्ठा ने नम आंखों से उन्हें देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही बच्चे बस निष्ठा को ही देख रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था उसका रोना, लेकिन जो भी हो रहा था वह उनकी समझ के परे था। वानी निष्ठा के साथ थी। उसने उसे समझाया भी, वो समझ भी रही थी, लेकिन उसने जो हिम्मत अश्विनी जी के सामने दिखा दी थी, क्या प्रकृति के सामने दिखा भी पाती? क्योंकि बार बार तो उसे भी यही कह रही थी कि उसने उसकी खुशियों को छीन लिया, जो निष्ठा से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था।
इधर मिहिर के घर रात में मिहिर को दूसरे कमरे में सोना पड़ा था, क्योंकि अवंतिका जी ने ऑर्डर दिया था। अगले दिन सुबह से ही रस्में शुरू होने वाली थी। हीर तो फैलकर मिहिर के कमरे के बेड पर बड़े ही सुकून से सोई। सुबह वह तैयार हुई और नीचे चली गई। अवंतिका जी ने उसे हॉल में दिख गई। उन्होंने हीर को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, उठ गई तुम? उसने मुस्कुराकर हामी भरी और उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। अवंतिका जी ने उसे देखा। उन्हें हीर को कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस वक्त वह रेड कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत और पूरी तरह से श्रृंगार करे हुए बेहद ही प्यारी लग रही थी। अवंतिका जी ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। वो मुस्कुरा दी। उन्होंने किसी को भेजकर मिहिर को बुलाने को कहा। मिहिर भी तैयार हो चुका था। वह नीचे उतरते हुए अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड कर रहा था। उसने आते हुए कहा, क्या हुआ माँ? आज ऑफिस की छुट्टी क्यों रखवा दिया आपने? अवंतिका जी ने उसे देखा और फिर बोली, अरे रस्में भी तो होंगी। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, नालायक हो एक नंबर के। मिहिर का मुंह बन गया कि तभी उसकी नज़र हीर पर गई और गई हो तो सांसें ही थम गईं। अवंतिका जी ने जब उसे खोया देखा तो पहले मुस्कुराई, फिर कुछ तेज आवाज में बोली, अब खड़ा क्या है, चल भी, या फिर उसे यहीं खड़ा खड़ा निहारता रहेगा, नज़र लगाएगा मेरी बहू को? ही ने गर्दन अपनी झुका ली। उसके होठों पर एक मुस्कान आ चुकी थी। मिहिर ने हड़बड़ा कर उन्हें देखा और बोला, क्या माँ? वह कुछ चिढ़ जरूर गया था। अवंतिका जी ने उन दोनों को पहले मंदिर में माथा टेकने को कहा, उसके बाद कुछ रस्में करवाई थी। यूँ तो मिहिर का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ उसे कंपनी देने राम और सिया आ चुके थे। निष्ठा और अध्याय के घर का क्या सीन था, यह उन्हें बानी ने बताया था, इसलिए उसके कहने पर ही वह यहाँ आए थे, वरना पहले वह सब लोग आने वाले थे। हीर उन्हें देखते हुए ही पूछ बैठी, भैया भाभी कहाँ हैं? और बुआ भी नहीं आई हैं? सिया ने मुस्कुरा कर कहा, वहाँ भी तो सब कुछ समेटना है, और फिर तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी तो है। तो ऐसे में सब लोग यहाँ होते तो वहाँ पर तुम्हारे लिए तैयारियाँ कौन करता? इससे पहले कि वह कुछ और भी सवाल करती, राम ने उन्हें वह मौका ही नहीं दिया और बोला, आंटी जी जल्दी जल्दी वो रस्म कराओ ना, अंगूठी ढूंढने वाली, मुझे देखना है कि कौन जीतेगा। फिर उसने मिहिर को देखा और बोला, देखो मिहिर, जो जीतेगा उसी की ही हुकूमत चलेगी, इसलिए जीतने का कंसंट्रेट करना, वरना मैं इस कंजरी को जानता हूँ, तेरा जीना दुश्वार कर देगी। हीर ने राम को घूरते हुए कहा, आप चुप हो रहे हो या फिर दूसरी तरह से स्वागत करूं मैं आपका? राम का तो मुंह बन गया। अवंतिका जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो। यह बोल उन्होंने दोनों को आमने सामने चौकियों पर बैठाया और बीच में दूध से भरा बड़ा सा पतीला रखा। दोनों को नियम समझाते हुए उन्होंने अंगूठी को दूध में ही छोड़ दिया और फिर दोनों अंगूठी ढूंढने पर लगे हुए थे। मिहिर जहाँ एक हाथ से ढूंढ रहा था, वहीं को लगा वह हार न जाए, इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ भी
दूध में डाल दिया। राम और सिया बराबर उन्हें चीयर कर रहे थे और हीर की हरकत देखकर तो सबको हंसी भी आ चुकी थी। वह उसे देखता ही रह गया। उसका हाथ अंगूठी ढूंढने से हटकर पूरी तरह से हीर के मासूम से चेहरे पर आ चुका था। लेकिन हीर की मासूमियत की वजह से वह हार गया, क्योंकि अंगूठी हीर के हाथ में थी। राम ने मिहिर के कंधे पर मारते हुए कहा, ऐसे नजरें भटकाओगे ना दोस्त, तब तो तुम जीत ही गए। अरे गेंद पर कंसंट्रेट करो, बीबी का क्या है, पूरी जिंदगी तुम्हारे सीने पर मूंग दलेगी बैठ के। जिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, हाँ, बीवियों का यही तो काम होता है। राम ने जल्दी से दांत दिखाए और बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था बेबी, तुम क्यों सीरियस ले रही हो। वंतिका जी ने एक बार फिर अंगूठी दूध में छोड़ी और इस बार अंगूठी मिहिर के हाथ में लगी। अब गेम कांटे की टक्कर का था और तीसरी बार जैसे ही अंगूठी को दूध में छोड़ा गया, दोनों जल्दी जल्दी से अंगूठी ढूंढने पर लग गए। हीर को इतने एक्साइटमेंट में अंगूठी ढूंढते देख वह सब हंस पड़े। हीर ने अंगूठी ढूंढते हुए कहा, जीतूंगी तो मैं ही। ऑफिस पर इनका हुक्म सुनती हूँ वह कम है जो घर पर भी सुनूंगी। बिल्कुल भी नहीं। हीर ने उसे देखा और हल्के से ही हंस दिया। उसके हाथ अंगूठी लगी, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकाला। उसने अपना हाथ हीर के हाथ की तरफ बढ़ाया और अंदर ही उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने उसे देखा कि तभी उसे मिहिर का हाथ अपने हाथ से हटता हुआ महसूस हुआ और इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में अंगूठी है। वह उसे देखने लगी तो मिहिर ने मुस्कुराकर उसे इशारा किया। हीर ने खुशी से मुस्कुराते हुए अंगूठी को बाहर निकाली। राम ने अपना माथा पीटते हुए कहा, बेटा, जब तक वह तुम्हारी सिर पिए थी तब तक तुम्हारे सारे ऑर्डर माने गए। अब वह तुम्हारी पत्नी भी है, अब तुम बस देखते जाओ। हीर ने उसे देखते हुए कहा, आप मेरे पति को भड़काने की कोशिश मत करो। मैं भाभी को भड़का दूंगी, फिर देख लेना और सोच लो, अपने घर से बाहर रात बितानी है क्या आपको। राम के चेहरे के रंग उड़ ही गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दे मेरी माँ। सब हंस पड़े। मिहिर ने हीर को वह अंगूठी पहनाई। वंतिका जी ने मिहिर को देखा और बोली, हीर को उसके घर ले जाओ, शाम तक उसे ले आना। मिहिर ने हामी भरी और थोड़ी देर में ही हीर को लेकर राणा मैंसन के लिए निकल गया। हीर के चेहरे पर अब भी खुशी कामयाब थी। मिहिर का एक छोटा सा स्टेप उसे इतना खुश कर गया था और वह खुशी मिहिर देख भी पा रहा था। उसने राणा मैंसन के बाहर गाड़ी रोकी और हीर को देख बोला, घर आ गया, जाओ, शाम को आता हूँ लेने। आप नहीं चलोगे अंदर? हीर ने पूछा। शाम को आऊँगा ना, तब सबसे मिल लूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ सीधे ऑफिस चला जाऊँ। वैसे भी मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग पहले से ही डिले हो चुकी है, मिहिर ने कहा। हीर ने उसकी बात पर हामी भरी और गाड़ी से उतरकर उसे बाय कहा, लेकिन हमेशा की तरह मिहिर ने आज उसे इग्नोर नहीं किया। उसने मुस्कुराकर उसके बाय का जवाब दिया और ऑफिस की तरफ बढ़ गया।
यह तो हीर के लिए सोने पर सुहागा वाली बात थी। वह खुशी खुशी अंदर की तरफ बढ़ गई। आने से पहले उसने अध्याय को बता दिया था कि वह आ रही है। थोड़ी देर में अध्याय भी आने वाला था। वह अंदर गई तो सामने उसे किशन जी बैठे हुए दिखे। वो मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर उनके गले लग गई। उन्होंने भी प्यार से उसे अपने सीने से लगाया और फिर बोले, कैसे हैं मेरा बच्चा। ही ने खुशी खुशी उन्हें सब बताया। उसे खुश देखकर वह भी खुश थे। यहाँ का माहौल कुछ टेंशन भरा था, हाँ, लेकिन हीर के आने से कुछ कुछ नॉर्मल हुआ था। थोड़ी देर बाद सब लोग उनके पास आ चुके थे। उसने सबको देखा और खुशी खुशी वह सबसे मिली। फिर उसने वानी को देखते हुए कहा, आयु और अर्थ कहाँ है। वानी ने उसे देखते हुए कहा, निष्ठा के पास है। ही ने जल्दी से कहा, मैं उनके पास ही चली जाती हूँ। कि तभी निष्ठा वहीं चली आई। दोनों बच्चे उसके ही साथ थे। सब लोग घर बैठकर खुशी खुशी बातों में लगे थे। थोड़ी देर बाद अध्याय भी आ चुका था। घर का माहौल हीर के आ जाने से ही कुछ नॉर्मल हुआ था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो प्रकृति चली आ रही थी। सबके चेहरे पर ना खुशी के भाव मौजूद थे। वहीं हीर हैरान थी। वह यहाँ पर क्या कर रही है, उसे समझ ही नहीं आया। वहीं आयु और अर्थ भी घूर कर प्रकृति को देख रहे थे। क्या प्रकृति के आने से निष्ठा और अध्याय अलग हो जाएंगे? और दोस्तों, इसे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, लाइक कमेंट करना आप लोग मत भूलिए। धन्यवाद।